नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर ब्लैक और आप इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं सबसे रहस्यमय, सबसे डरावनी और सबसे सच्ची हॉरर कहानियां। आप में से जो लोग इस चैनल को पहले से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं आपको काल्पनिक, मनगढ़ंत या जबरदस्ती डर पैदा करने वाली कहानियां नहीं सुनाता। यहाँ जो भी कहानी आती है या तो वो लोगों के साथ वास्तविक जीवन में घटी घटनाओं पर आधारित होती है या फिर उन अनुभवों पर जो किसी ने खुद अपनी आंखों से देखे होते हैं, खुद महसूस किए होते हैं। और आज की जो कहानी है वो कोई बहुत पुरानी दंत कथा नहीं, बल्कि आज से तकरीबन 10 साल पहले घटी एक सच्ची घटना है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त सुमित ने खुद सुनाई थी। जब मैंने सुमित को बताया कि मैं अब YouTube पर रियल हॉरर कहानियां शेयर करता हूं, तो उसने मुझसे कहा, भाई अगर तुम सच में रियल घटनाएं दिखाते हो तो जो मेरे साथ हुआ है उसे भी लोगों तक पहुंचा दो। और आज मैं वही कहानी आपके सामने जैसी की तैसी लेकर आया हूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर कहानी आपको पसंद आए, अगर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे या अगर किसी पल आपको अंदर तक सिहरा दे, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि मैं ना कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूं, ना ही कहानियों में ज्यादा लाग लपेट करता हूं। मैं बस वो सच आपके सामने रखता हूं जो लोगों ने असल जिंदगी में झेला है। तो अगर आप रियल हॉरर के करीब जाना चाहते हैं, अगर आप बनावटी डर नहीं बल्कि सच्चा डर सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रियल हॉरर में विश्वास रखते हैं, ताकि सच्ची कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अब बिना वक्त गंवाए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं कोई पेशेवर ट्रक ड्राइवर नहीं हूं और ना ही कभी ऐसा सपना देखा था कि जिंदगी भर हाईवे की सड़कों पर गाड़ी चलाता रहूं। लेकिन जिंदगी के एक ऐसे दौर में जब हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, मैंने कुछ दिनों तक ट्रक चलाने का काम जरूर किया था। और सच कहूं तो उस एक अनुभव के बाद मैंने दोबारा कभी ट्रक के स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया, आज भी नहीं। ये बात उन दिनों की है जब मैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से लगभग भूले बिसरे कस्बे नारायणपुर में रहता था। नारायणपुर ऐसा कस्बा था जहां दिन जल्दी ढल जाते थे और रातें बहुत लंबी होती थीं। उस वक्त मेरे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं थी। घर में पैसों की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को खाना सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता था क्योंकि अगली सुबह के लिए कुछ बचाना जरूरी होता था। माँ पूछती नहीं थी, बस चुपचाप थाली उठा लेती थी। और वही चुप्पी कभी कभी डांट से ज्यादा भारी लगती थी। इसी मजबूरी में मैंने कुछ दिनों के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम पकड़ लिया था। अब आज तक मुझे ठीक नहीं पता कि वो सच में कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी थी भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो अपने ड्राइवरों को बहुत ज्यादा पैसे देती थी। इतने ज्यादा कि पहली बार सुनकर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था। इतने ज्यादा कि हालात से टूटा हुआ इंसान सवाल पूछना भूल जाए। और फिर भी मैंने वो नौकरी खुद छोड़ी थी, बिना पैसे लिए, बिना हिसाब मांगे, क्योंकि उस कंपनी की शर्तें सामान्य नहीं थी। उस समय मैं लगातार काम की तलाश में भटक रहा था। बस स्टैंड, चाय की दुकानें, पुराने जान पहचान वाले चेहरे, हर जगह। इसी दौरान मेरी पहचान एक आदमी से हुई, रवि शेखावत। वो भी मेरी ही तरह बेरोजगार था। चेहरे पर हमेशा थकान की हल्की परत जमी रहती थी। हम रोज इधर उधर काम ढूंढते हुए एक दूसरे से टकरा जाते थे और धीरे धीरे बस पहचान हो गई। एक दिन चाय पीते वक्त उसने अचानक मुझसे कहा, अमित, एक काम है। उसने इधर उधर देखा, फिर आवाज थोड़ी धीमी कर ली। लेकिन वहां काम करने से पहले कंपनी की कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। मैंने माथा सिकोड़ते हुए पूछा,
कैसी शर्तें? उसने कंधे उचका दिए। मुझे भी ठीक से नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि पैसे बहुत मिलते हैं और बहुत कम लोग उस कंपनी के बारे में जानते हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सा रहस्य था, जैसे वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता या जानना नहीं चाहता। मैं पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह बेरोजगार था, इसलिए उसकी बात मुझे शक नहीं, उम्मीद लगी। मुझे लगा शायद किस्मत आखिरी बार मुझे कुछ देने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों बाद मैं रवि के साथ वहां जाने को तैयार हो गया। हम शहर से थोड़ा बाहर पहुंचे। वहां एक पुराना इंडस्ट्रियल इलाका था, टूटी सड़कें, जंग लगे फाटक और अजीब सी खामोशी। वहां एक बड़ा सा गोदाम था और उसके एक कोने में एक छोटा सा ऑफिस। ऑफिस के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था। नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, बस इतना दिख रहा था, शिवाय ट्रांसपोर्ट। बागी अक्षर जंग खाकर लगभग मिट चुके थे। मुझे याद है, उस बोर्ड को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हुई थी, जैसे कोई जगह खुद कह रही हो, यहां ज्यादा देर मत रुको। लेकिन हम अंदर चले गए। अंदर एक आदमी बैठा था, करीब 50 साल का, भारी आवाज और आंखों में अजीब सी ठंडी चमक। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे देखा जैसे हम इंसान नहीं, कोई सामान हो। फिर बिना किसी भूमिका के उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? भूत प्रेत में विश्वास है? कभी कुछ अजीब अनुभव किया है? मैं सच में हैरान था। जिस काम के लिए हम वहां आए थे उसके बारे में एक भी सवाल नहीं, न ड्राइविंग, न लाइसेंस, न अनुभव। रवि ने हर सवाल का जवाब एक ही शब्द में दिया, नहीं। मैं चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और सीधा कहा, मुझे नहीं लगता तुम यहां काम कर पाओगे। रवि ने बहुत जोर दिया, सर, इसे पैसों की बहुत जरूरत है, ये मेरा दोस्त है। काफी देर की बहस के बाद मालिक ने कहा, अभी वैकेंसी नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आना, और मुझे जाने का इशारा कर दिया। लेकिन रवि को वहीं रुकने को कहा। मैं बिना रुके वहां से निकल गया, सीधे घर। और रास्ते भर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही, किस तरह की कंपनी काम से पहले अंधेरे के बारे में पूछती है। करीब 1 हफ्ते बाद की बात है। एक शाम मैं नारायणपुर की मेन रोड से घर लौट रहा था। दिन ढल चुका था, दुकानों के शटर आधे गिर चुके थे और सड़क पर वही रोज की उदासी पसरी हुई थी। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे, जैसे हर कोई बस किसी तरह दिन काट कर घर पहुंचना चाहता हो। उसी भीड़ में मुझे सामने से रवि शेखावत आता हुआ दिखाई दिया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वो चमक ऐसी नहीं थी जैसी किसी खुश इंसान की होती है, बल्कि ऐसी जैसे किसी ने अचानक बहुत ज्यादा कुछ पा लिया हो और अब उसे खुद भी यकीन न हो रहा हो। अरे अमित, तुम उस दिन कहाँ गायब हो गए थे? उसने हंसते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम मिल गए। सुनो, कल ही जाकर मालिक से मिलो, डे शिफ्ट में वैकेंसी है। मैं थोड़ा चौंक गया। तुम अभी भी वहीं काम कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ, अभी तो नाइट शिफ्ट से ही लौटा हूं। उसके चेहरे पर साफ थकान थी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर रात न सोने की रेखाएं। लेकिन उसी थकान के बीच उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो चमक मुझे ठीक नहीं लगी, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि क्यों। मैंने यूं ही पूछ लिया, काम कैसा है? रवि ने पहले इधर उधर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, काम तो बस ट्रक चलाना है, लेकिन पैसे। वो जानबूझकर रुक गया, जैसे चाहता हो कि मैं खुद पूछूं। फिर उसने आवाज थोड़ी धीमी की और कहा, बहुत मिलते हैं अमित, बहुत ज्यादा।
उसने बताया कि जहां डे शिफ्ट वालों को महीने के आखिर में पगार मिलती है, वहीं नाइट शिफ्ट में ट्रिप से लौटते ही नकद पैसे हाथ में सीधे गिन कर देते हैं। फिर वो हल्के से हंसा और बोला, सच बता रहा हूं, जितनी डे शिफ्ट की महीने भर की सैलरी होती है, उतनी मैंने इन 3-4 दिनों में ही कमा ली है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। घर की हालत, उधार, खाली जेब, मां की चुप्पी, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूम गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मेरा मन बहुत कुछ सोच चुका था। लेकिन उसी पल मेरे भीतर दबा हुआ वही सवाल फिर से उभर आया, अच्छा, उन शर्तों के बारे में कुछ पता चला? मैंने सावधानी से पूछा। रवि ने मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम सी गई। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैंने पूछा। बताने की मनाही है, उसने कहा। मालिक को पता चला तो नौकरी चली जाएगी। फिर जैसे उसने खुद को संभाला और तुरंत बात बदल दी, अमित, ज्यादा मत सोचो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। किसी और को मिल गया तो फिर बस देखते रह जाओगे। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चला गया। एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैं वहीं खड़ा रह गया, भीड़ के बीच अकेला। उस रात मुझे नींद नहीं आई। रवि की बातें बार बार दिमाग में घूमती रहीं। हर बार जब आंख बंद करता तो या तो खाली जेब दिखती या रवि की वो अजीब सी चमकती आंखें। सुबह होते होते मैं अंदर ही अंदर एक फैसला कर चुका था। अगले दिन मैं अकेले ही उस पुराने गोडाउन की तरफ निकल पड़ा। ऑफिस में वही आदमी बैठा था, वही ठंडी आंखें, वही भारी, बिना भावना वाली आवाज। उसने मुझे ध्यान से देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और फिर बोला, तो तुम वापस आ गए। मैंने सिर हिलाया। वो कुर्सी से पीछे टिका और बोला, देखो, हमारे यहां नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कुछ सख्त नियम हैं। अगर तुम उन्हें मानते हो तभी आगे बात होगी। वो अच्छी तरह जानता था कि मुझे पैसों की जरूरत है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर अभी भी जाना चाहो, उसने ठंडे लहजे में कहा, तो जा सकते हो। मैंने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं काम करूंगा। वो तुरंत नाइट शिफ्ट देने को तैयार नहीं हुआ। पहले कुछ दिन डे शिफ्ट में ट्रक चलाओ, उसने कहा, फिर देखेंगे। अगले 3-4 दिन मैंने शहर के अंदर ही ट्रक चलाया, सामान पहुंचाया, खाली ट्रक लौटाया और चुपचाप काम करता रहा। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि कंपनी के 2 सेक्शन थे, वेजिटेरियन आइटम्स जैसे सब्जियां, अनाज, और नॉन वेज आइटम्स जैसे मीट, मछली, मटन। और एक बात बिल्कुल साफ थी, जो ड्राइवर मीट वाला ट्रक चलाते थे, उन्हें दुगनी से भी ज्यादा सैलरी मिलती थी। मुझे लगा शायद कोई गैर कानूनी धंधा है, शायद इसी वजह से पैसे ज्यादा हैं। लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा गहराई से सोचने की कोशिश नहीं की। 4-5 दिन बाद एक शाम जब मैं ट्रक वापस लेकर आया और घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से कहा, मालिक ने बुलाया है। मैंने कपड़े बदले और केबिन में गया। वो आदमी सामने बैठा था। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम अच्छा काम करते हो। फिर थोड़ा रुक कर बोला, जैसा कि तुम जानते हो, हम 2 तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो लोग मीट और मटन वाला ट्रक चलाते हैं, उन्हें हम दुगनी पगार देते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा। उसने मेरी आंखों में सीधा देखा, लेकिन कंपनी की मजबूरी है, ये काम सिर्फ रात में होता है। फिर उसने सवाल किया, क्या तुम ये काम करना चाहोगे? मेरे दिमाग ने कुछ सोचा ही नहीं, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, जैसे ही मेरे मुंह से हाँ निकला, कमरे की हवा जैसे अचानक रुक गई। वो आदमी कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा,
इतनी देर कि मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। उसकी आंखें पलक झपकाए बिना सीधे मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वो ये देखना चाहता हो कि मैं सच में तैयार हूं या बस मजबूरी में बोल रहा हूं। फिर अचानक वो कुर्सी से उठा। कुर्सी के खिसकने की आवाज कमरे में बहुत तेज लगी। दरवाजा बंद कर दो। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना ऊंचापन, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था कि मैंने बिना सवाल किए उठकर केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर की हल्की सी आवाजें भी कट गईं। कमरा अचानक और छोटा लगने लगा, जैसे दीवारें धीरे धीरे हमारी तरफ सरक रही हों। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब हमारे बीच कोई टेबल नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं, बस वो और मैं। ध्यान से सुनो, उसने कहा, और पहली बार मुझे उसकी आवाज में चेतावनी साफ महसूस हुई। नाइट शिफ्ट में काम करने के 10 नियम हैं। उसने एक एक शब्द बहुत साफ बोला। अगर एक भी नियम तोड़ा, वो थोड़ा रुका, फिर बोला, तो तुम हमें दोबारा कभी नहीं मिलोगे। उस वाक्य में धमकी नहीं थी, बस एक सूचना थी। उसने मुझे एक बार फिर मौका दिया। अब भी जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं जानता था अगर अभी निकला तो शायद फिर कभी वापस ना आ सकूं। मैंने मन कड़ा किया और कहा, नहीं, मुझे मंजूर है। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आश्वासन वाली नहीं थी। पहला नियम, उसने कहना शुरू किया, तुम्हें सिर्फ रात में सफर करना होगा, शहर से बाहर निकलना होगा और सुबह होने से पहले डिलीवरी देनी होगी। एक बार ट्रक यहां से निकला तो उसे बीच रास्ते कहीं नहीं रोकना, ना पानी के लिए, ना पेशाब के लिए, ना आराम के लिए। जो करना है ट्रक के अंदर। मेरे गले में कुछ अटक सा गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरा नियम, ट्रक की हेडलाइट हर समय ऑन रहनी चाहिए, एक पल के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लाइट चालू है, लेकिन बाहर घना अंधेरा है, फिर भी ट्रक नहीं रोकना। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, अगर कभी हेडलाइट झपकने लगे तो गाड़ी रोकना नहीं, बल्कि स्पीड बढ़ा देना। तीसरा नियम, अगर किसी सुनसान सड़क पर तुम्हें साइन बोर्ड दिखे, आगे रास्ता बंद है, और फिर भी तुम्हें आगे रास्ता दिख रहा हो, तो भी ट्रक नहीं रोकना, न पीछे मोड़ना, न दूसरा रास्ता लेना, उसी रास्ते पर चलते रहना। चौथा नियम, अगर रास्ते में कोई आदमी अंधेरे में अकेला चलता दिखाई दे और वो सीधा चलता रहे, तो उसे देखना भी नहीं, लेकिन अगर वो रुक जाए और तुम्हारी तरफ देखने लगे तो ट्रक धीरे से उसके पास रोक देना। मेरी सांसें अपने आप तेज हो गईं। उसे ट्रक के अंदर बैठा लेना, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलना। वो जहां कहे वहीं गाड़ी रोक देना। उसके उतरने के बाद उसे शीशे या मिरर में देखने की कोशिश मत करना। पांचवा नियम, अगर ट्रक के ऊपर या पीछे से खटखट, टप टप या घिसटने की आवाज आए तो नीचे उतरकर देखने की गलती मत करना। कभी कभी तुम्हें आसपास से गुर्राने की आवाजें भी आएंगी, फिर भी ट्रक चलाते रहना। छठा नियम सबसे जरूरी है, अगर ट्रक में रेडियो चल रहा हो या बंद भी हो और अचानक स्पीकर से फुसफुसाने की आवाज आने लगे तो तुरंत रेडियो बंद कर देना और उसी जगह ट्रक बंद कर देना। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मेरे मुंह से पहली बार शब्द निकले। वो बोला, सिर नीचे झुका लेना, आंखें कसकर बंद कर लेना, जो भी हो आंखें मत खोलना। तुम्हें लगेगा कोई कांच खटखटा रहा है, दरवाजा खोल रहा है, शायद कोई ट्रक के अंदर भी आ जाए, फिर भी नहीं हिलना। जब सब शांत हो जाए तब धीरे से आंखें खोलना। सबसे पहले खिड़की से बाहर देखना, अगर धुआं दिखाई दे तो समझ लेना वो चला गया है। फिर बिना रुके ट्रक स्टार्ट करके निकल जाना।
7वां नियम, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई चीज ट्रक के साथ साथ भाग रही है या जमीन पर सरक रही है। स्पीड चाहे जितनी भी हो, वो साथ रहेगा। तुम बस और तेज चलाओ, मिरर में देखने की कोशिश मत करना। 8वां नियम यह कहते वक्त उसने गहरी सांस ली। अगर कभी बहुत जोर की चीख सुनाई दे तो ट्रक तुरंत साइड में रोक देना, सभी लाइट ऑन कर देना और तेजी से नीचे उतरकर पीछे की तरफ भागना। पीछे कंटेनर में छुप जाना। जब तक लाइट्स झपकना बंद न करें तब तक बाहर मत आना। सब नॉर्मल होने के 10 मिनट बाद वापस जाकर वहां से ट्रक निकाल लेना। 9वां नियम, अगर रास्ते में कोई औरत हाथ देकर ट्रक रोकने की कोशिश करे तो कभी नहीं रोकना। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उससे आगे निकलने के बाद साइड मिरर में देखना। अगर वो वहीं खड़ी हो तो समझो बच गए। अगर नहीं दिखे तो पीछे देखने की हिम्मत मत करना। वो मेरी तरफ झुककर बोला, क्योंकि तब वो तुम्हारे पीछे बैठी होगी। हाथों में पसीना आ चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपने कहा था 10 नियम है। वो मुस्कुराया। 10वां नियम, उसने कहा, वो तब बताऊंगा जब तुम वापस लौटोगे। फिर उसने घंटी बजाई। अब जाओ। वो बोला, आज रात की डिलीवरी की तैयारी करो। केबिन से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें बांध दी हो। सीने के अंदर हवा तो जा रही थी, लेकिन वो सुकून नहीं दे रही थी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मेरे पैरों को छोड़ने में हिचक रही हो। बाहर 2 आदमी खड़े थे, काले कपड़े, भावहीन चेहरे, ना कोई पहचान, ना कोई सवाल। ऐसा लगा जैसे वो वहां खड़े नहीं थे, बल्कि मुझे सौंपे जाने का इंतजार कर रहे थे। चलो, उनमें से एक ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, न सख्त न नरम, बस आदेश। मैं कुछ बोले बिना उनके पीछे चल पड़ा। उस वक्त बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और बोलकर पूछने की ताकत भी नहीं। वो मुझे उसी गोडाउन के एक बड़े लेकिन अजीब तरह से खाली हिस्से में ले गए। वो जगह इतनी खुली थी कि खालीपन और ज्यादा डरावना लग रहा था। ऊपर पीली रोशनी वाले बल्ब लटक रहे थे, जो पूरी जगह को रोशन करने के बजाय सिर्फ साए बना रहे थे। हर बल्ब के नीचे एक लंबी टेढ़ी परछाई थी, जैसे जमीन पर कुछ फैला हुआ हो। वहां पहले से 4-5 ड्राइवर बैठे थे, लकड़ी की बेंच पर, सिर झुकाए हुए, हाथ घुटनों पर रखे हुए, सब चुप। न कोई बात, न कोई हंसी, न कोई शिकायत। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी अपने अपने डर को गोद में रखकर बैठा हो। मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, रवि शेखावत। वही मुझे यहां लाया था, वही जानता था इन शर्तों के बारे में। अगर कोई मुझे बता सकता था कि यहां से निकलने का रास्ता क्या है तो वो रवि ही था। मैंने बहुत धीरे से पास बैठे एक आदमी से पूछा, यहां रवि शेखावत कहां है? मेरी आवाज मेरे अपने कानों तक भी ठीक से नहीं पहुंची। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, दया और डर। ऐसी दया जो किसी को मरता हुआ देखकर आती है, और ऐसा डर जो शब्दों में नहीं बताया जाता। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए छूट सी गई। कल रात नाइट ट्रिप से लौटते वक्त उसने वाक्य पूरा करने से पहले नजरें झुका ली। उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पूरी तरह पलट गया। फिर उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, रवि मौके पर ही मर गया। उस पल मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी, आवाजें दूर होती चली गईं, कमरा घूमने लगा, सब कुछ साफ होने लगा। अब मुझे सब समझ आने लगा। वो आदमी कल इतना खुश क्यों था? वो शर्तों के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं बता रहा था? और मालिक ने मुझे अचानक क्यों बुला लिया था? मैं उसकी जगह था। मैं सिर्फ नया ड्राइवर नहीं था,
मैं रवि का रिप्लेसमेंट था। मुझे उस खाली कुर्सी पर बैठाया गया था जहां कल तक रवि बैठा करता था। और तभी मुझे एक भयानक सच्चाई समझ आई। यहां जो लोग काम पर लिए जाते हैं उनके बारे में बाहर कोई सवाल नहीं करता, ना उनका परिवार, ना उनके दोस्त, और ना ही कोई ऐसा जो उन्हें ढूंढने आए। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई, हाथ कांपने लगे, पैर सुन्न पड़ गए। उसी पल मैंने तय कर लिया था, मैं ये काम नहीं करूंगा, चाहे पैसे न मिले, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसी के साथ एक और सवाल मेरे दिमाग में उभरा, क्या वो मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे? जैसे ही मुझे थोड़ा सा मौका मिला, मैंने दौड़ लगा दी। न रास्ता देखा, न दिशा, बस दौड़ता गया। पीछे से आवाजें आ रही थी, रुको, पकड़ो इसे। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं पूरी रात डर के गोडाउन से बहुत दूर एक पुराने नाले में छुपा रहा। वहां बदबू थी, लेकिन वो जगह उस वक्त मुझे सबसे सुरक्षित लगी। मैं पूरी रात वहीं दुबका रहा। हर थोड़ी देर में लगता था कोई ऊपर से झांक रहा है। मुझे डर था कि अगर वो लोग मुझे पकड़ लें तो मैं भी रवि की तरह किसी एक्सीडेंट में मर जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई, मैं बिना रुके सीधे अपने गांव चला गया। न पीछे देखा, न किसी को बताया। मैंने उस शहर की तरफ कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखा। आज भी मुझे नहीं पता वो कंपनी असल में क्या थी, वो रात में क्या ट्रांसपोर्ट करती थी, और वो चीजें असल में क्या थी। लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह समझ आ गई, वो लोग सिर्फ उन्हीं को काम पर रखते थे जिनका यहां कोई नहीं होता, जिनके गायब हो जाने पर कोई सवाल न करे। और अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो लगता है 10वां नियम यही था, अगर तुम जिंदा वापस लौटे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।